नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीने से ईडी के द्वारा कुछ ज्यादा ही रेड पड़ रही है। कभी तेजस्वी यादव के घर तो कभी मनीष सिसोदिया के घर, यानी कुल मिलाकर किसी एक बड़े नेता के पास से ईडी की रेड खत्म नहीं होती और कोई दूसरा केस सामने आ जाता है। अब हाल ही में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, ये भी ईडी की रेड की चपेट में आ गए हैं और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है, जिसका उनको कोई हिसाब किताब नहीं देना होता है। आखिर इन राजनीतिक पार्टियों के पास करोड़ों रुपए का फंड आता कहां से है और इनके पास ऐसी कौन सी ताकत होती है जिस वजह से इनको कोई हिसाब किताब नहीं देना होता है। ईडी, जो कि एक जांच एजेंसी है, इसके पास ऐसी कौन सी पावर होती है जिसकी वजह से ये किसी को भी अपना समन भेज सकती है और किसी के पास भी जाकर रेड मार सकती है। और ईडी किस तरह से अपना काम करती है, आइए जानते हैं इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर 4 अक्टूबर को सांसद संजय सिंह से ईडी की 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम दिल्ली शराब घोटाले केस में मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट में आ गया था। इनके पहले दिल्ली के एक्स डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को 7 महीने पहले यानी 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था दिल्ली शराब घोटाले केस में ही, और उनको जेल भेज दिया गया था, जिसकी जो है एफआईआर 17 अगस्त 2022 को हुई थी। दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह के साथ एक और चेहरा शामिल है, दिनेश अरोड़ा का, जो अब एक सरकारी गवाह बन चुके हैं। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के एक फेमस बिजनेसमैन हैं जो होटल, बार और रेस्टोरेंट चलाते हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले इन्होंने ही फंड रेजिंग प्रोग्राम चलाया था। दिनेश अरोड़ा संजय सिंह व केजरीवाल के साथ मीटिंग में थे, परंतु अब एक सरकारी गवाह बनने के बाद इन्होंने दावा किया है कि संजय सिंह के कहने पर इन्होंने 32 लाख का चंदा जुटाया और उसका कैश मनीष सिसोदिया जी को दिया था। ईडी के द्वारा ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को भी समन भेज दिया गया है। आगे चलकर ये भी फंस सकते हैं। सांसद संजय सिंह के घर पर जब ईडी ने रेड मारी तो उनको मिला कुछ नहीं, तो कुछ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली, परंतु फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के द्वारा 10 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। शराब घोटाले केस में लगभग 1000 से भी अधिक लोगों को ईडी का सामना करना पड़ा, मगर अच्छी बात यह है कि ईडी की जांच के बाद ईडी को कुछ भी नहीं मिला, केवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा शराब बिक्री होती है। अगर शराब बिक्री की बात करें तो 2018 से 2019 में 137 लाख लीटर शराब बिकी है, जो आगे चलकर 2019 से 2020 में घटकर 132 लाख लीटर हुई है। इसके बाद अगर अभी की बात करें तो फरवरी 2022 तक यह बढ़कर 247 लाख लीटर हो गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार दिल्ली सरकार को दिल्ली शराब घोटाले केस में 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका उपयोग आम आदमी पार्टी की सरकार ने दूसरे राज्यों में चुनाव में खर्च कर दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, तो क्या वो अपनी जेब से खर्च करती हैं? नहीं, सही सुना दोस्तों, वो राजनीतिक पार्टियां अपनी जेब से इतना सारा पैसा खर्च नहीं करती हैं। एक्चुअली दोस्तों, इन राजनीतिक पार्टियों के पास 3 तरह से पैसा इकट्ठा होता है। पहला डायरेक्ट लोगों के द्वारा, दूसरा कॉर्पोरेट या फिर कंपनियों के माध्यम से, और तीसरा सरकारी फंड से या पब्लिक के द्वारा। आगे चलकर आम जनता भी पार्टियों को 3 तरह से चंदा देती है, पहला कैश, दूसरा पार्टी के अकाउंट में और तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड। अब आप कैश और पार्टी के अकाउंट में तो समझते ही होंगे, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो यह राजनीतिक चंदा इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता है, यानी एक वचन पत्र की तरह होता है, जिसे कोई भी भारतीय या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एसबीआई की शाखाओं से खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी पार्टी को दान दे सकता है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में खरीदने वाले का और दान लेने वाली पार्टी के नाम का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगता और इसमें डिजिटल और चेक दोनों रूपों में इसे खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में 10-10 दिन का समय दिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए। इसके लिए हर राज्य की राजधानी में एसबीआई की एक शाखा मौजूद होती है। 2024 का चुनावी वर्ष, इस वजह से केंद्र सरकार के द्वारा इस समय को 30 दिन के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
इलेक्टोरल बॉन्ड 5 तरह के होते हैं। पहला 1000, दूसरा 10,000, तीसरा 1 लाख, चौथा 10 लाख और पांचवा 1 करोड़। कोई भी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड दो ही तरीके से खरीद सकती है। पहली वो पार्टी जो आरपीए के तहत खरीदती यानी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी वो पार्टी जो इससे पहले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 1% वोट तो कम से कम हासिल कर ही चुकी हो। बीते 6 सालों में राजनीतिक पार्टियों ने केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से 16,434 करोड़ रुपए की फंडिंग इकट्ठी करी है, जिसमें टॉप 5 में बीजेपी पहले नंबर पर आती है। यानी बीजेपी ने कुल मिलाकर 5,271 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से इकट्ठे करे हैं। इसके बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर आती है यानी 958 करोड़ रुपए। इसके बाद एआईटीसी 767 करोड़ और चौथे नंबर पर आती है बीजू जनता दल 622 करोड़ और पांचवें नंबर पर आती है डीएमके यानी 431 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 दिन के अंदर कैश में बदल दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह सारा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो करोड़ों रुपए की राशि दी जाती है, इसका जिक्र कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट में तो होता है, मगर किस पार्टी को दिया गया है इसका कोई भी जिक्र नहीं होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से जनता की उम्मीदों को तोड़ने का काम करती है, क्योंकि जनता वोट देकर सरकार चुनती है ताकि सबको लाभ मिल सके। लेकिन जब इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को जरूरत से ज्यादा चंदा गुमनाम कंपनियों के द्वारा मिल जाता है तो यह जनता के बारे में न सोचकर कंपनी के फायदे के बारे में सोचती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से इन राजनीतिक पार्टियों को जो करोड़ों रुपए मिलता है उसको वो हजम कैसे कर जाती हैं। तो देखिए, कोई भी शख्स यदि किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वह 2,000 रुपए से अधिक का चंदा कैश नहीं दे सकता। यदि वो इससे ज्यादा कैश चंदा देना चाहता है तो या तो उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने पड़ेंगे या फिर उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। 2018 से पहले यह राशि 20,000 रुपए थी, लेकिन 2018 में एक फाइनेंस बिल आने के बाद इस राशि को 2,000 रुपए में बदल दिया गया। यदि कोई व्यक्ति 2,000 रुपए से अधिक का चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है तो इसके लिए उसे आरपीए के तहत यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के माध्यम से पार्टी डोनर का नाम चुनाव आयोग को बताना पड़ता है। लेकिन अगर 2,000 रुपए से कम का चंदा किसी पार्टी को देना है तो इसके लिए किसी के नाम के बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 20,000 रुपए से अधिक की राशि को किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा के रूप में देता है तो इसका यह नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से अधिक की राशि को किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा के रूप में देता है और आरपीए के तहत चंदा देने वाले का नाम चुनाव आयोग को बताना होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है और इसी तरह से करोड़ों रुपए गोल हो जाते हैं, किसी का पता ही नहीं चलता। इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास करोड़ों रुपए तो आ जाता है, मगर इन करोड़ों रुपयों को वह पॉलिटिकल पार्टी 2-2 रुपए के फॉर्म में दिखा देती है ताकि इन करोड़ों रुपयों को पता ही न चले। 2018 से पहले इस राशि को 20,000 रुपए किया गया था, जो घटाकर 2,000 रुपए फाइनेंस बिल के माध्यम से कर दी गई थी ताकि कुछ काले धन का पता लगाया जा सके। लेकिन काला धन इतना काला है कि किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, अगर ईडी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो आर्थिक कानूनों को लागू कराने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए बनी। इसका गठन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत फॉरेन एक्सचेंज लॉ के उल्लंघन से निपटने के लिए किया गया था। 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत इसे एनफोर्समेंट ऑफ यूनिट के रूप में स्थापित किया गया और आगे चलकर 1960 में इसे राजस्व विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। इसका नाम बदलकर 1957 में ईडी कर दिया गया, यानी प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया।